So today we are going to start a new chapter, that is Indian economic development. Part is comparison between India, China and Pakistan. So the first question is, why we always compare India, China and Pakistan? The answer would be these three are neighboring countries. So any else country is not neighbor of India? Answer would be no. Any other country that is neighboring country of India, but there are some reasons why we are comparing only these three countries. So there are main reasons we will discuss on this video. कि हम लोग क्यों कर रहे हैं इन्हीं तीन कंट्रीज के बारे में डेवलपमेंट का पार्ट, तो और कंट्रीज के बारे में भी हो सकता था, लेकिन हम लोग सिर्फ इन तीन ही कंट्रीज के बारे में डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को क्यों फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखनी है, जो समझनी है हम लोगों को, वो ये है कि इंडिया, चाइना और जो पाकिस्तान, इन तीनों का ही जो आजादी का, इंडिपेंडेंस का जो समय है वो लगभग ऑलमोस्ट एक पास में ही है। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947। 1947 में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया अपना आजादी का दिन कब मनाता है, तो दैट इज 15th of August 1947। दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। सेम ऐसे ही पाकिस्तान जो था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थाली के जंटे बंटे। अब यहाँ पर क्या था कि इन्होंने भी अपना जो इंडिपेंडेंस मिला, इनको किससे मिला? ब्रिटिश से ही मिला। और ये जो ब्रिटिश थे इनको दे करके तो गए, और इसके रिवॉर्ड में क्या मिला? इंडिया और पाकिस्तान तो अलग अलग कंट्रीज बन गई। तो इंडिया अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है ऑन 15th of August 1947, और वहीं पाकिस्तान जो है वो अपना एक दिन पहले 14th of August को सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस। तो दोनों का एक ही आसपास में है। अगर हम लोग बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में रिपब्लिकन ऑफ चाइना की का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। ठीक है, तो इन तीनों ही कंट्रीज का अगर हम लोग बात बोलेंगे, डेवलपिंग जो पाथ है ऑलमोस्ट एक पास में ही स्टार्ट हुआ था। दैट्स व्हाई हम लोग तीनों ही कंट्रीज को कंसिडर करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि तीनों ही कंट्रीज के डेवलपमेंट प्लानिंग की, तो डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट करे थे, तो वो जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको हर कंट्री ने ये लगभग आसपास में ही स्टार्ट किया था। इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन 1951। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1951 यानी कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान आया था इंडिया में, कब आया था? 1951 में आया था। और प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1950 में, एक साल पहले हुआ था ना। 1951 से लेकर के 1956 यानी कि पहला 5 ईयर प्लान जो था वो स्टैब्लिश हुआ। और अगर हम लोग बात करते हैं वही चाइना ने इसको 1953 में स्टैब्लिश कर दिया था। 1953 में पहला 5 ईयर प्लान आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान स्टैब्लिश 1956। ठीक है, अगर करंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो करंटली ओनली चाइना इज रनिंग इट्स 5 ईयर प्लान। चाइना इज रनिंग इट्स 14th 5 ईयर प्लान, दैट इज रनिंग फ्रॉम 2021 to 25, while India and Pakistan has ended their 5 year plans. India has already ended it in 2012 to 17, its 12th 5 year plan. After 12th 5 year plan, India has never discussed about the 5 year plan. तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया ने अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2012 से 17 में आकर के खत्म कर दिया था। यानी कि 2017 के बाद में इंडिया ने कोई भी 5 ईयर प्लान को लॉन्च नहीं किया है। और अगर हम लोग अभी पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी अपना जो 12वां 5 ईयर प्लान है जो 2018 से लेकर के 2023 तक चला। अब एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि इंडिया के में और पाकिस्तान के में, जब दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजीज इन लोगों ने फॉलो करी, पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बाद में भी स्टार्ट किया, तो ये देखो, अगर हम लोग बात करते हैं 1956 में पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और इंडिया ने 1951 में स्टार्ट किया, तो भी पाकिस्तान का बाद में आकर के खत्म हुआ। और यहाँ पर देखो, इंडिया का तुम्हारा पहले आकर के 12वां पंचवर्षीय प्रोग्राम खत्म हुआ। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि इंडिया के अंदर कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोगों को बीच में कई बार 5 ईयर प्लान्स का गैप लेना पड़ा। ठीक है, और कई बार हम लोगों को बीच में 5 ईयर प्लान की जगह पर 1 ईयर के प्लान्स भी लॉन्च करने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं, इसको प्लानिंग हॉलीडे में भी कंसिडर करते हैं। इसी वजह से जो इंडिया का 5 ईयर प्लान वो 12 से 17 तक चला है, और इनका थोड़ा सा आगे की तरफ चला है। ठीक है, तो 2 रीजन हो गए हमारे कि सेम कंपेरिजन भी करते हैं। थर्ड रीजन में अगर हम लोग आ जाते हैं, तो थर्ड है रिलायंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जब तीनों ही कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट का पाथ स्टार्ट किया था, तो तीनों ही कंट्रीज ने अपने मेन मोटो में पब्लिक सेक्टर को एक मेन जगह दी थी कि वी विल स्टार्ट ग्रोइंग आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल। तो यहाँ पर इन लोगों ने तो शुरुआत की थी कि इंडिया ने भी सबसे पहले स्टार्ट किया पब्लिक सेक्टर को मेन सेंटर पॉइंट रख करके, चाइना ने भी मेन सेंटर पॉइंट रख करके स्टार्ट किया, और पाकिस्तान ने भी सेंटर पॉइंट किसको दिया?
पब्लिक सेक्टर को दिया। लेकिन लेटर ऑन जब बर्डन्स बढ़ते चले गए, उसके अंदर आपका करप्शन हो गया, थेफ्ट होने लग गई और रिजल्ट आउटपुट हमारे तरीके से नहीं निकल करके आए, तब हम लोगों को तीनों ही कंट्रीज को चेंज करना पड़ा अपने पब्लिक सेक्टर से हटा करके उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जिसको हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में पढ़ा है। ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी जब लगातार पढ़े रहे तो ये भी सुन लेते हैं कि चाइना ने तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो अपने आप ही लॉन्च कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान और जो तुम्हारा इंडिया था इन्होंने आउट ऑफ बर्डन इसको लॉन्च किया था। अभी एक प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी आ गया था कि पाकिस्तान हैज लॉन्च इट्स 5-year न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आउट ऑफ बर्डन। सो वहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आउट ऑफ बर्डन का क्या मतलब था। मैंने भी पहले बताया था आप लोगों को कि जैसे ही हम लोगों ने अपना ग्रोथ का पीक स्टार्ट करा, हमारे पास में एक टाइम 90s में ऐसा आया जब हमारे पास में सिर्फ एक हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। जब हम लोगों ने IMF से ये बोला कि हम लोगों को और फॉरेन रिजर्व एज अ लोन चाहिए, तो उन्होंने हमारे पास में एक समझौता रखा कि हम लोग आप लोगों को लोन तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करोगे। ये वही समय था जब हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे। तो इंडिया और जो सेम ऐसे यही हाल रहा तुम्हारा पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने भी यही किया था। पाकिस्तान के साथ में भी आउट ऑफ बर्डन लोगों को IMF की प्रेशर में आकर के उन लोगों को अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना होता है। ध्यान रख लेना बेटा कि ये तीनों ही जो सेक्टर्स थे, जबकि चाइना एक ऐसा कंट्री थी जिसने अपने आप ही जानबूझ करके ही अपनी कंट्री के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं उनको ऑटोमेटिकली उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। ये रिफॉर्म्स इंडिया और पाकिस्तान ने आउट ऑफ बॉर्डर स्टार्ट किए थे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये 1980s तक आते आते ऑलमोस्ट जो हम तीन लोगों ने अपनी जो पॉलिसीज स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट एक जैसी पॉलिसीज थी। 1980s आते आते ऑलमोस्ट हम लोगों की जो डेवलपमेंट की ग्रोथ थी वो भी लगभग सेम थी। लेकिन टाइम बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट की ग्रोथ थी, चाइना उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। सेकंड नंबर पर अभी हमारा इंडिया रहता है और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड नंबर पर पाकिस्तान रहता है हमारा। तो अभी हम लोग इसमें पूरे के पूरे चैप्टर में आकर के यही सब चीज पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्या रहा, ऐसे कौन से रीजंस रहे जिनकी वजह से चाइना जो है वो काफी आगे निकल करके चला गया और इंडिया अभी इसको फॉलो कर रहा है। अभी भी देखो तीनों ही कंट्रीज जो थी वो तीनों की तीनों कंट्रीज आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी जब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब आकर के क्या हुआ है, चाइना जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन गई है, इंडिया डेवलपिंग है और अभी भी पाकिस्तान अंडर डेवलप नहीं है। ठीक है, अभी आगे जाकर के हम लोग और भी बहुत सारी स्टडीज करेंगे कि इन सब में और क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपमेंट पॉलिसीज या पाथ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि चाइना के बारे में जो चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले देखो अगर हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे तो इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है यहाँ पर। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने बात करी है प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1949। और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये हुई कहां पर थी, ये चाइना इज पार्ट ऑफ एशिया, तो ये एशिया में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1949 कहां पर, इन एशिया। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो यहीं से इन्होंने इसके जो डेवलपमेंट पाथ है, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज में स्टार्ट किया। चलो 2 पॉइंट्स होते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रसिया। ये सबसे बड़ी कंट्रीज में आती है आफ्टर कनाडा एंड रशिया। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करते हैं करंटली, अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की बेसिस पर, तो प्रीवियसली या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मली इट वाज द नंबर 1 या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पर अभी हम लोग ने इंडिया वाले किसी से पीछे तो है नहीं, इसको चाइना को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलेशन के मामले में इंडिया हैज नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड एंड नाउ चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये स्क्वायर करते हैं, इनका 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इनके पास में है और इसके बावजूद इनको ठंड नहीं पड़ती, ये लोग दूसरे देशों का कब्जा करते हैं। इंडिया वाले लोगों का भी तो कब्जा करते हैं ये लोग, अरुणाचल प्रदेश की जमीन छीनने में लगे रहते हैं इतना ज्यादा एरिया होने के बावजूद। अगर हम लोग बात करें
यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस अगर हम लोग बोलते हैं तो साइनो टिपिकल लैंग्वेज जो है यहाँ पर चाइना के अंदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज की जाती है, जैसे मैंडरिन लैंग्वेज हो गई, चाइनीज लैंग्वेज हो गई, लेकिन इन चाइना मोस्ट ऑफ द पार्ट दे आर स्पीकिंग विद साइनो टिपिकल लैंग्वेज। ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जो चाइना के बारे में, चाइना की स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि चाइना की डेवलपमेंट पॉलिसीज जो थी वो डेवलपमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी थी, अब ये कैसे कैसे चाइना ने अडॉप्ट की, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि चाइना ने अपने डेवलपमेंट पाथ के लिए ना इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका प्योर 1978, यानी कि 1978 से पहले चाइना ने कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी, एंड देन आता है आपका आफ्टर 1978। चाइना ने अपने डेवलपमेंट के फेज को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया। अब उन्हीं दोनों फेजेस में किस किस तरीके की पॉलिसीज आई वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा 1978 से पहले की, तो दो जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज थी वो चाइना ने अडॉप्ट की। सबसे पहले थी जो कि बेटा आपकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, दैट वाज स्टार्टेड इन 1958, और सेकंड पॉलिसी थी वो थी आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसको कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। देन आपकी 1965 से लेकर के 1976 तक आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो अभी आज हम लोग अभी दोनों की दोनों पॉलिसीज देख रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से समझ में आता है, यानी कि एक आगे की तरफ को लंबी छलांग। तो चाइना ने अपना ये जो प्लान लॉन्च करा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये दो तरीके की सिचुएशंस को ध्यान में रख करके किया था। चाइना अपने रूरल एरिया को भी डेवलप कर रहा था, एज वेल एज ये अपने अर्बन एरिया को भी डेवलप करना चाह रहा था। तो दोनों के लिए इसने एक बहुत ही अच्छा ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी वो इसने लॉन्च करी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1958 में जो शुरुआत हुई वो ये शुरुआत हुई कि चाइना जो था वो स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करना चाहता था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर आपको बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने प्रोडक्शन को भी एनहेंस करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, इसका मतलब बड़ा बड़ा काफी अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था। तो चाइना ने क्या किया, एक स्पेशल टीम हायर करी जिसने गांव गांव जाकर के लोगों को ये समझाया, ये सिखाया कि आप लोग अपने घरों के बैकयार्ड में, अपने घरों का जो आपका खाली हिस्सा पड़ा हुआ है उसमें आप लोग अपनी छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करो। चाहे वो आपकी इंडस्ट्री किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी मेटल से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो सकती है। इंडस्ट्रीज सेटअप करना ही उनका मेन मोटो होता था। यहाँ पर इनके लिए वेल डेवलप्ड ट्रेन्ड टीम जो कि वो गांव गांव में जाकर के घरों को प्रमोट कर रही थी, जाकर के कि आप लोग किस तरीके का बिजनेस अपना लगा सकते हैं। वहां पर गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट भी कर रही थी कि अगर आप प्रोडक्शन करेंगे देन आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को हम लोग बेचने के लिए गवर्नमेंट से आपको हेल्प भी मिलेगी। तो ये तो था पूरे कंट्री के अंदर इन्होंने बैकयार्ड जो सेक्टर था उस बैकयार्ड सेक्टर के अंदर तुम्हारा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का प्रोसेस लागू किया गया। बट द मेन फोकस वाज ऑन अर्बन एरिया, बिकॉज अर्बन एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर अर्बन या फिर शहरी एरिया में जहां पर हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पर इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एडॉप्टिंग कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग होता है आपका, इसको कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सेम उसी तरीके से चाइना में क्या होता है बेटा आपका कम्यून फार्मिंग होता था। अभी कम्यून फार्मिंग से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाद में चाइना गवर्नमेंट के अंदर स्टैटिज्म या फिर हम लोग उसको बोलते हैं राज्यवाद का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी स्टैटिज्म या फिर राज्यवाद क्या होता है, ये होता है बेटा आपका कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के ऊपर जो इनका अधिकार है, जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है, वो किसकी रहेगी, वो हमेशा गवर्नमेंट की रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज थे उनका अलॉटमेंट कौन करेगा, वो गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए कम्यून सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च करा। अब यहाँ पर क्या होता था, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज होने की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, इस तरीके की जितनी डिसीजंस लेने होते थे वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता था, गवर्नमेंट ले सकती थी। तो यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे उसका तुम्हारा स्वामित्व या फिर ऑनरशिप किसके पास में आई, चाइना गवर्नमेंट के पास आई। तो चाइना गवर्नमेंट ने क्या बोला कि छोटे छोटे हिस्सों में खेती करने से कोई फायदा नहीं है कि मैं थोड़ा सा 10 कुंटल मैंने प्रोड्यूस कर लिया, 20 कुंटल किसी दूसरे ने प्रोड्यूस कर लिया, कोई खास आउटपुट में फायदा नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक कम्युन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उन्होंने क्या करा, जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को ये जो जमीनें थी वो एज अ टेनेंट अलॉट कर दी, एज अ टेनेंट अलॉट कर दी। मतलब उसमें क्या होगा, उसका जो अधिकार होगा वो सरकार का होगा, खेती कौन करेगा, आप लोग खेती करोगे। तो कम्यून का मतलब क्या हुआ था, ग्रुप ऑफ पीपल बनाए गए, इन सभी लोगों की जो छोटी छोटी खेती थी इनको सबको जोड़ करके एक बड़ा खेती का आकार बनाया गया और उसमें सब लोग मिल करके खेती करते थे। तो जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग करने की वजह से मास प्रोडक्शन होता था। अब जब ये मास प्रोडक्शन होता था, इसको जब हम बल्क क्वांटिटीज में बेचते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन आउटपुट या फिर जो हमारी इनकम होती है वो काफी अच्छी निकल करके आती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोडक्टिव कम्यून सिस्टम जो उन्होंने लागू किया था, 26,000 कम्यून को इकट्ठा किया था, यानी कि जितने भी फार्मर्स थे उनको 26,000 फार्मर्स लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा करके कम्यून सिस्टम बनाया गया था लोगों के थ्रू। और इसके लिए भी इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च करी थी। कैसे भाई, एक सबसे पहले ना गाँव जाकर के टीम बनाए जाते थे, छोटे छोटे 3-4 लोगों की मिलकर के टीम बनी। टीम को फिर then कन्वर्ट किया जाता था ब्रिगेड में। ब्रिगेड का मतलब क्या है, शॉर्ट ऑफ आर्मी टाइप का हो गया ना, कि वो 10 लोगों की टीम में मिलकर के अपने साथ 3-3 लोगों को और जोड़ा, वो एक ब्रिगेड तैयार हो गई। और वो जो ब्रिगेड होती थी देन वो 10-10 लोग मिल करके अपने साथ में और लोगों को जोड़ लेते थे और फिर मिल करके फार्मिंग करते थे। तो इसी से हम लोगों की क्या बनती है, हमारी कम्यून फार्मिंग या फिर कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग बन गई, जिसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, कलेक्टिव फार्मिंग। अब इसके बारे में ये भी समझ लो कि क्या चाइना कैपेबल था ये सारी चीजें करने के लिए। तो ऐसा होगा बेटा आपका नहीं। यहाँ पर चाइना ने रशिया से बहुत हेल्प ली थी कि हमारी कम्युनिटी सिस्टम को, क्योंकि रशिया उस समय काफी फेथफुल कंट्री था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो रशिया की हेल्प से चाइना ने काफी ज्यादा अपने जो प्रोडक्शन थे, मास प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। लेटर ऑन जब इन लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गए, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा इनका मैच नहीं किया, आपस में कंफ्लिक्ट हुए इनके, तो रशिया ने बीच में ही इस कम्युनिटी सिस्टम को छोड़ दिया और छोड़ करके अपने कंट्री लौट करके चले गए। तो इसमें होता क्या था कि जैसे लोग लौट करके चले गए तो पूरी तरीके से कम्युन सिस्टम जो था वो सक्सीड नहीं हो पाया। हालांकि इन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट को इन्होंने कवर कर लिया था, लेकिन जब पूरी तरीके से ट्रेनिंग अधूरी रह गई तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बार देखा जाता है कि चाइना के अंदर बहुत सूखा भी पड़ गया। तो इसमें ड्रॉबैक्स भी है, वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सूखा पड़ गया जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग जो थे लगभग उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हुई थी कि जिसके अंदर जो तुम्हारे माओ जेडोंग थे, इन्होंने बोल दिया था कि ये जो गौरैया है ये तुम्हारा दाना खराब कर रही है। तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आए कि जितनी भी गौरैया या फिर जो चिड़िया है उनको मार डालो, ये हमारे दाने के प्रोडक्शन को खराब कर रही है। लेकिन हुआ क्या, उसका एक और ड्रॉबैक निकल करके आया। जब इकोनॉमी के अंदर से सारी चिड़िया और गौरैयों को मार दिया गया तो जो प्रोडक्शन था इनका वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब वो क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो जो चिड़िया जो गौरैया थी वो फसल नहीं खाती थी, फसलों के ऊपर के जो कीड़े थे उनको खा जाते थे। अब क्या हुआ, जब गौरैया नहीं हुई या फिर जो चिड़िया थी वो नहीं हुई वहां पर, तो वो जो जितने भी कीटाणु थे उन सभी लोगों ने क्या कर दिया, इंसेक्ट्स ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। तो जो प्रोडक्शन मेरा बढ़ करके आता था वो मेरा प्रोडक्शन काफी डिक्रीज भी हो गया। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि आपका कम्युन सिस्टम ऑफ फार्मिंग के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते थे। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके अंदर सारा का सारा कवर कर लिया है। मेनली इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी और 1958 से स्टार्ट के बाद में इसको मेनली रूरल एरियाज के लिए तुम्हारा कम्युन सिस्टम ऑफ फार्मिंग को अपनाया गया। तो अब अगर बेटा हम लोग बात करते हैं दूसरा कि पहला तो हमारा आ गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि 1958 में अपनाया गया। उसके बाद में हमारा अगला आ जाता है ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसको किसने चालू किया था, फिर इसको किसने स्टार्ट किया था बेटा, तो ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है माओ जेडोंग जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको फादर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी भी बोला जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। माओ जेडोंग बोला जाएगा इनको। उन्होंने 1965 से लेकर के 1976 तक ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाया। अभी कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या था बेटा, यहाँ पर क्या था कि जो माओ जेडोंग जो थे ना उनकी कुछ एक अपनी अलग ही माओवादी विचारधारा थी, जिसको हम लोग क्या माओइज्म आइडियोलॉजी बोलते हैं। उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों को अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन को तो अडॉप्ट करना है, एज वेल एज मेरे को अपने पुराने कल्चर को नहीं छोड़कर ले चलना है। उन्होंने बोला कि मेरे को अपना पुराना कल्चर भी अपने साथ लेकर के चलना है। टेक्निकल ग्रोथ विद दी मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बोला। तो इसके लिए भी सेम वही है कि लोगों को कंट्री साइड पर यानी कि दूर दूर इलाकों में भेजा जाता था, जहां पर लोगों को वेल ट्रेन्ड लोगों के साथ में ट्रेनिंग दी जाती थी। अब उस ट्रेनिंग में होता क्या था बेटा, ट्रेनिंग में वही आपको कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ
बारे में समझाया जाता था कि आप अपनी पुरानी पारंपरिक चीजों को भी अपने साथ में लेकर के चलो, एज वेल एज मॉडर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट करो। तो ये जो थे हमारे माओ जेडोंग जो थे, ये मतलब एक बहुत अच्छे वक्ता बोले जाते हैं, वक्ता का मतलब है बहुत अच्छे स्पीकर थे। इनकी जो थ्योरीज थी वो क्या थी, वो अपने आप में एक तरीके की अपनी आर्मी बनाना चाहते थे, जिसमें उनकी एक बात के ऊपर ही सारी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए, और कुछ इस तरीके का हिस्ट्री था भी उनका। तो ये जो इनका रिवोल्यूशन था, इसमें इन लोगों ने मेनली किसको टारगेट किया, जो यंग ऑडियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, यंग जो बच्चे थे, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स, इन सब लोगों को इन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया। और वहां पर इन्होंने क्या बोला कि आप लोग देखो, क्या यंग लोग 4 लोगों को और समझा सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से टीम बनाई, और ये जो तुम्हारी जो टीम थी, जो ये तुम्हारी कल्चरल रिवोल्यूशन, इसको कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। अगर कल्चरल रिवोल्यूशन पूछेंगे तो भी सेम है, प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन पूछेंगे तो भी सेम है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारी पॉलिसी का फायदा क्या हुआ, चाइना के अंदर हमारा रिसेशन आया था, मास रिसेशन आया था। उस रिसेशन या फिर जो मंदी से लड़ने के लिए ये हमारा प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, पुरानी कल्चर को छोड़ा नहीं और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। साथ के साथ में जो तुम्हारे माओ जेडोंग थी, इनकी आइडियोलॉजी, माओवादी जो आइडियोलॉजी थी, माओलिज्म आइडियोलॉजी को भी प्रमोट कर दिया इन लोगों ने साथ के साथ में। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो सेम वही है, क्लासिकल अप्रोच के साथ में हमारा ग्रोथ दिखाता है। तो ये क्वेश्चन है, अगर मान लो इसको ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन आपका आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो अगर इस तरीके से आता है तो सारी की सारी चीजें राइट डाउन। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कम्युन सिस्टम या फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में, तो ये भी तुम्हारा सेम इसी तरीके से रहेगा। सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, बेटा ध्यान रख देना, ऐसा नहीं होगा कि चाइना की सारी पॉलिसीज इकट्ठी पूछ ली आपसे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी पूछेंगे या फिर प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन पूछ लिया, आपको आना सब कुछ चाहिए। ये बात आप लोगों को अपनी माइंड में रख करके चलिए। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर अपने नोट्स उतार सकते हो, तो जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगी। अब अगर हम लोग बेटा बात करें डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना की आफ्टर 1978, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं कि 1978 के बाद में चाइना ने इस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर भी चाइना ने 78 के बाद में 2 तरीके के जो पॉलिसीज थे उनको अडॉप्ट किया था। उससे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या है कि 1978 के बाद में जो मेजर चेंजेस आए चाइना इकोनॉमी में, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, स्टैटिज्म, यानी कि राज्यवाद अपनाया था। तो यानी कि सरकार के पास में थी सारी की सारी तुम्हारी पावर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, प्राइवेट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। वहां पर जो कंट्रोल्स थे जो गवर्नमेंट के पास में थे, वो गवर्नमेंट से हटा करके शिफ्ट कर दिए गए प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ को, वेयर प्राइसेस वर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर लोगों ने अपने मेजर चेंजेस लाए अपनी इकोनॉमी के अंदर। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करी। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो मुझे मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को चेंज कर दिया फ्रॉम स्टैटिज्म टू ओपन मार्केट इकोनॉमी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, स्टैटिज्म थी, उसमें उन लोगों ने क्या बोला था कि हम एफडीआई, यानी बाहर से लोग पैसा नहीं लेते थे, एफडीआई के जो पैसा नहीं मंगवा रहे थे, वो चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारे पास ही रहे, कोई विदेशी कंट्रोल ना हो उनके पास में। लेकिन आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन इकोनॉमी दे हैड पुट देयर डिपेंडेंस अपॉन एफडीआई। अब उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था कि अब ओपन मार्केट में कोई भी आकर के विदेशी कंट्री इनके यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दैट्स व्हाई दे विल एबल टू गेट द फॉरेन रिजर्व इन रिटर्न। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे, जिसके जो चेंजेस थे ये 2 तरीके से हुए थे। सबसे पहला फर्स्ट फेज में हुआ था। तो फर्स्ट फेज में जो मेनली चेंजेस हुए, वो जो हम लोगों ने पुरानी कम्युन सिस्टम की पॉलिसी लॉन्च करी थी, उसी कम्युन सिस्टम में कुछ चेंजेस ला दिए गए। अब वो क्या क्या चेंजेस ला दिए गए, तो फर्स्ट फेज में सारा का सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ था, जिसमें सबसे पहले तो ये रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड थे बेटा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड थे। फिर इन्होंने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में किया क्या क्या चेंजेस किए, तो दे चेंजेस द कम्युन सिस्टम फ्रॉम कम्युन सिस्टम दे हैव अडॉप्टेड द नॉर्मल एग्रीकल्चर सिस्टम। अब उन्होंने क्या करा, जो कम्युन सिस्टम इकोनॉमी के अंदर रनिंग था, उस कम्युन सिस्टम को उन लोगों ने हटा दिया वहां से, और क्या किया, जो बड़े बड़े मैंने आपको बताया था
कि जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थी उनको मिला करके एक बड़ी लैंड होल्डिंग्स में कन्वर्ट किया गया था। अब दोबारा से वही पुराने सिस्टम में लागू किया गया इसको, कि पुरानी जो खेती थी उसको छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में डिवाइड कर दिया गया। और क्योंकि ये जो जमीन थी वो किसकी थी, सरकार की जमीनें थी, तो सरकार ने वो सारी की सारी जमीनें जो थी वो अपने नागरिकों को, जो लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, उन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नाउ दे वर एक्टिंग एज अ टेनेंट ऑन दैट लैंड, दे वर नॉट द ऑनर ऑफ दैट लैंड। वो वहां पर क्या एज अ किराएदार वो लोग काम कर रहे थे, ऑनर के रूप में काम नहीं कर रहे थे। सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, आप कोई भी प्रोडक्शन करो, ऐसा नहीं होगा कि आप सारी की सारी इनकम को अपने पास रख सकते हो। You can take the income after providing a certain amount of tax to government. जब तक आप टैक्स नहीं दोगे उसके बाद आप सारी की सारी इनकम को नहीं रख सकते हो। वो सरकार को टैक्स देने के बाद में ही आप अपना इनकम को अपने पास में रख सकते हो। तो ये जो कुछ चेंजेस थे, ये चेंजेस वहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम या फिर फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाए गए। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा 1978 ये सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किस चीज के ऊपर बात करी गई थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात की गई थी। मेनली यहाँ पर मतलब सीधी सीधी बात किसके ऊपर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। बार बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार प्री बोर्ड में भी अभी एक क्वेश्चन आ गया था कि चाइना ने सेकंड फेज में किसके ऊपर अपना पाथ लागू किया था, तो वो था बेटा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर देखना जो जो चेंजेस आए दैट वर डायरेक्टली रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ चाइना इकोनॉमी। तो सेकंड फेज में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, ओपन कंपटीशन इन्होंने लागू कर दिया। किसके लिए, एसओई के लिए। एसओई का मतलब होता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ बेटा, चाइना हमने स्टार्ट करा था, ध्यान रखो कि चाइना स्टैटिज्म वाली इकोनॉमी को अडॉप्ट करती थी, जहां पर इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके पास में था, चाइना गवर्नमेंट के पास में था। तो यहाँ पर उन्होंने आफ्टर 1978 वो प्राइवेट इकोनॉमी में होते ही अब उन्होंने बोल दिया कि ओपन इकोनॉमी में कंपीट करना पड़ेगा स्टेट और एंटरप्राइज, यानी कि जितनी भी जो चाइना गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी, जिसको इंडिया के अंदर पीएसयूज बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं तुम्हारी, उन यूनिट्स के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के बराबर जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उनको ओपन मार्केट में प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ में कंपीट करना था। अब जो मार्केट पे प्राइस होगा उसी प्राइस पर तुम्हारी प्राइवेट की भी चीज बिकेगी, उसी प्राइस पर तुम्हारी गवर्नमेंट की भी चीज बिकेगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की चीजें कम प्राइस पर बिक रही है, प्राइवेट की चीजें ज्यादा प्राइस पर बिक रही है। सेकंड आ जाता है बेटा आपका ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, पहले बात समझना कि ड्यूअल प्राइसिंग होती क्या है। गैदरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेस फ्रॉम अ सेम काइंड ऑफ थिंग, यानी कि एक सेम चीज के लिए दो अलग अलग तरीके की प्राइसेस वसूल करना ही तुम्हारा क्या होता है, ड्यूअल प्राइसिंग या फिर दोहरी कीमत प्रणाली या फिर दोहरी कीमत नीति होती है। इसको बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल से समझा देता हूँ। इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर कमर्शियल की जगह अगर हम लोग प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं तो 4 रुपए यूनिट बिजली का चार्ज है। और अगर बेटा यही मैं कंजम्पशन कर रहा हूं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, तो फिर सेम उसी बिजली का जो चार्जेस है वो 10 रुपए पर यूनिट है। तो देखो क्या हुआ, सेम बिजली के लिए तो अलग अलग तरीके की प्राइसेस को अडॉप्ट किया गया। इसी पॉलिसी को हम लोग ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं। अभी जो ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी थी, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो किसान जो लोग थे, क्योंकि मेनली इन्हीं की वजह से डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया था, तो सरकार ने क्या बोल दिया कि फार्मर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थे उनको सरकार ने कोई एक नॉर्मल प्राइस सेट कर दी कि आप अपनी किसी भी चीज को खरीदोगे और बेचोगे वो सरकार के द्वारा एक निर्धारित प्राइस पर ही होगा, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल देते हैं या फिर मिनिमम प्राइस बोल देते हैं। तो उसी तरीके की एक प्राइस सरकार ने निर्धारित कर दी, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर का और तुम्हारा एज वेल एज फार्मर्स का, फार्मर कम्युनिटी का थोड़ा सा फायदा हो जाए, इनको मार्केट में ज्यादा प्राइसेस न देने पड़े। सेम वही चीज अदर लोगों के लिए, किसान और इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ करके अगर अदर लोग होंगे तो उनको मार्केट प्राइस जो कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो बन करके आता है, मार्केट की जो प्राइस होती है उस प्राइस पर चीजों को खरीदना पड़ेगा। तो ये ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी भी उन्होंने अडॉप्ट की। सेकंड नंबर पर लास्ट आ जाता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन था ये मेनली चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर एफडीआई को इन्वॉल्व या फिर अपने एफडीआई और फंड रिजर्व को बढ़ाने के लिए किया था। अभी एफडीआई ने बढ़ाने के लिए क्यों किया था, देखो यहां से क्या होता है, जब हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक स्पेशल एरिया कवर करके बनाया जाता है, जहां पर वो अट्रैक्ट करते हैं कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आकर के अपनी इंडस्ट्रीज को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टैब्लिश करें। अब सिर्फ वहां स्टैब्लिश करने से फायदा क्या होगा, जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी सारी एमएनसीज आकर के स्टैब्लिश होंगी तो आसपास का एरिया जो होगा वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा।
एज वेल एज वहां के लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फॉरेन रिजर्व के रूप में बहुत सारा अमाउंट फॉरेन रिजर्व के रूप में आ जाएगा, तो बहुत सारे मल्टीपल फायदे हो जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट करने से। अब इसमें क्या होता है, विदेशी कंपनी भी आकर के बोलेंगे कि भाई हम क्यों करें आपके पास में इन्वेस्टमेंट, तो सरकार बोलती है कि भाई आप आ जाओ, आप एफडीआई लेकर के अपना पैसा लेकर के आओगे, मैं आप लोगों को टैक्स रिबेट्स दे दूंगा या फिर टैक्स हॉलीडेज दे दूंगा। भाई अगर कोई विदेशी कंपनी आकर के काम कर रही है तो सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन सरकार यहाँ पर क्या बोलती है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years 6 years 4 years मैं आप लोगों से कोई भी फर्स्ट 4 years में टैक्सेस नहीं दूंगा, आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना काम कीजिए, और उसके बाद में आप हम लोगों को 5 साल के बाद में काम देना, टैक्स देना स्टार्ट कीजिए। देन लास्ट आ जाता है सब्सिडीज वर गिवन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करना होता था, उस रॉ मटेरियल के परचेज के लिए सरकार ने सब्सिडीज देना स्टार्ट करा, जिससे उन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा सस्ता हो गया। तो ये बेटा आप लोगों के सामने ये पूरा फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज है प्योर या फिर आफ्टर 1978। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लो आप लोग। अगला पार्ट है हमारा डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया, कौन कौन से पाथ को ऑर्गेनाइज किया, कौन सी स्ट्रेटजीज थी, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेटर। उससे पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जैसे चाइना के बारे में जाना था। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी पाकिस्तान, सब लोगों को पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम को मानती है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इसका गठन हुआ, ठीक है। सेकेंडली अगर बेटा हम लोग बात करते हैं कि तो ये आजाद कब हुई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान का आजादी का दिन एक दिन आगे पीछे है। पाकिस्तान अपना सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे ये फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और इंडिया से सेपरेट हो गए, तो ये 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद में ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ में एक सिविल वॉर हुआ था इन लोगों का 1971 में। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेश जो है, प्रेजेंटली हम लोग उसको बांग्लादेश जानते हैं, बांग्लादेश को ही पहले ईस्ट ऑफ पाकिस्तान माना जाता था, ये सब इंडिया के हिस्से हुआ करते थे, ये पहले फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलाका होता था वो, फिर इस सिविल वॉर में वो लोग अपने हिस्से को हार गए और 1971 में एक सेपरेट हिस्सा बनकर के आया जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो भी एक हमारी लगभग इस्लामिक की कंट्री है, और जो अलग होने के बाद में पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई और साथ के साथ में बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं बेटा, तो इट इज द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ी छठी पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। इसके साथ साथ में एक बेनिफिट डेटा जो आपको याद करना है वो ये है कि इस कंट्री की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कितनी है 2.1%। अब कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग इंडिया चाइना और पाकिस्तान अभी कंपैरिजन भी करेंगे, इंडिया चाइना और पाकिस्तान तीनों के बारे में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कहां पर है, ये है पाकिस्तान में बेटा। तो पाकिस्तान में यानी कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इन लोगों की नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, वो उर्दू है, जैसे अपनी इंडिया की हिंदी है, उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इनकी इंग्लिश है। ज्यादातर की जो पॉलिसीज है दैट आर वे सिमिलर टू इंडिया, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि हम लोगों का अलग हिस्सा हुआ है और सारी की सारी पॉलिसीज ऑलमोस्ट हम लोगों की सेम है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पाथ हम लोगों ने अपनाया था। तो अभी पहले फिलहाल ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है पाकिस्तान के बारे में। तो बेटा पाकिस्तान ने जो अपनी डेवलपमेंट पाथ को लागू किया था अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के रूप में, वो देख लेते उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या फीचर्स थे, तो अभी देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के ज्यादातर मैंने बताया सेम फीचर्स है। इंडिया की ही तरह पाकिस्तान फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाता है। ये मिक्स्ड अर्थव्यवस्था आपकी वहां जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल करता है। तो अगला बात करता है कहता है जो पाकिस्तान है इसने 1950 से लेकर के 1960s के दौरान इन 10 सालों में बहुत सारी पॉलिसीज इन्होंने लागू करी। और वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी, जिसमें सबसे पहली पॉलिसी कौन सी थी बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंडिया ने भी अडॉप्ट की थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इन इंडिया इट वाज कॉमनली नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो वही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया। क्या था ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हम लोग किसी दूसरी कंट्री से चीजों को खरीदने की जगह पर उन चीजों का प्रोडक्शन अपनी इकोनॉमी में अपनी कंट्री में खुद ही करें। दैट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। जो इन चीजों को खरीदने के लिए मेरा पैसा विदेशी कंट्री में जा रहा है, उसकी जगह मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर अपना प्रोडक्शन खुद करूं, जिससे मेरे इकोनॉमी में कंपटीशन भी कम हो जाएगा और मेरे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया गया। सेकेंड, इंडिया ने भी अपनाया था ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी।
ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसी फूड ग्रेन आइटम्स में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए अपनाया गया था। सेम पाकिस्तान में भी इसी काम के लिए अपनाया है ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसी को। इट वाज द हॉलमार्क ऑफ चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन के एक मात्रक के रूप में उभर करके आया। तो ये क्वेश्चन भी इन्वोक कर सकते हैं आप लोगों से एग्जामिनर कि व्हाट वाज द स्टेप ऑफ हॉलमार्क ऑफ चेंज। तो हॉलमार्क ऑफ चेंज ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, जो किसी में क्या क्या था, तो इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए किया गया था, जिससे हम लोगों को दूसरी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े फूड ग्रेन आइटम्स के लिए। एटलीस्ट हम लोग फूड ग्रेन आइटम्स तो अपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर लिए। थर्ड जो जो फोकस था वो इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का मेन फोकस क्या था, क्योंकि जैसे इंडिया ने भी करा था, उनका मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टिंग में किसके पास में था, पब्लिक सेक्टर के पास में। जितनी भी एंटरप्राइजेस थी, बड़ी बड़ी पीएसयूज थी, वो किसकी थी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। सेम बिल्कुल डिक्टो। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के आते तो लगभग ऑलमोस्ट आपके सेम सेम है, आप लोगों को सेम सेम ही लिखने हैं। वो हम लोगों ने इंडिया के बारे में तो पूरा पढ़ा है, 1956 से लेकर के 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में 2 चैप्टर्स के अंदर पूरा ब्रीफली पढ़ा है। वो सारी चीजें आप लोग उठा करके लिखो। फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर इन लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया था। और साथ में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर नेशनलाइज्ड इन अर्ली 90s, यानी कि 1970 की शुरुआत में जो कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो मशीनें बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, जो तुम्हारी बड़े बड़े तुम्हारी कैपिटल गुड्स को क्रिएट करती हैं, उस तरीके की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, यानी कि उनको सरकारी कंपनियों में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट इटसेल्फ विल प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद में क्या होता है कि जब तक इन लोगों ने ये करा तो वही सेम चीज जो इंडिया में हुई, करप्शन होने लग गया, इसके बीच में चोरी होने लग गई, लैक ऑफ वर्क होने लग गया वहां पर, क्योंकि लैक ऑफ सुपरविजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेज होने लग गए। और उनको पता चला कि नेशनलाइजेशन से कोई भी फायदा नहीं है, इंस्टेंट वी आर गेटिंग लॉसेज। तो इस चीज को चेंज करके उन लोगों ने लेट 1970s में, या आप लोग बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 1980s, they denationalized and privatization were introduced। उन्होंने क्या कर दिया बेटा, denationalize कर दिया और privatization were introduced। तो privatization क्या था, जिन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में the production was only possible by the help of government, now private sector can also produce। तो वहां पर privatization को introduce कर दिया गया था, same as India। अगला हम लोग देख लेते हैं बेटा, एफडीआई को इकट्ठा करने के लिए, एफडीआई के रूप में पैसा, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व जोड़ने के लिए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया था। अभी हम लोग बात करेंगे, उन्होंने 1988 के आसपास में अपनाया था। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि इनका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही स्टार्टिंग से वीक रहा है, तो इन लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज जो है, तुम्हारी जितनी भी वेस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज है, वहां से इन लोगों को क्या मिला है, सहायता मिली, फाइनेंशियल एड मिला है, एज वेल एज रेमिटेंस इनको मिली है काफी सारी फ्रॉम द इमिग्रेंट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी कि इनके देश के जो प्रवासी लोग, यानी कि जो इनके देश के, जिनको इंडिया में एनआरआईज बोला जाता है, तो पाकिस्तान के सिटीजन्स जो वहां कंट्रीज में काम करते हैं, वो अपना पैसा भेज करके पाकिस्तानी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिला। आउट ऑफ दिस 1988 में पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड द रिफॉर्म्स आउट ऑफ बर्डन। India and Pakistan both have adopted the reforms out of burden, as well as China has adopted the reforms in self motor or self production need। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आईएमएफ से अगर हम लोगों को दोनों ही कंट्रीज को फाइनेंशियल नीड के लिए आईएमएफ के पास में बार बार जाना पड़ा, आईएमएफ ने साफ ये बात बोली कि अगर आप लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करोगे, आप अपने रिफॉर्म्स लाओगे, तभी हम लोग आपको लोन सैंक्शन करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ लोन। तो आउट ऑफ बर्डन जो पाकिस्तान थे और इंडिया था, इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था। तो आप एक बार इनकी पाकिस्तान वाले डेवलपमेंट पाथ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, जो कि क्या है, रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सो मेनी पॉलिसीज, व्हाई द पॉवर्टी इज रीइमर्जिंग इन पाकिस्तान। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है 3 और 4 मार्क्स के लिए। कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर, जिनकी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान में एक बार हम लोगों ने पॉलिसीज अच्छे से अडॉप्ट कर ली, इसके बावजूद दोबारा से गरीबी क्यों आ गई। तो देखते हैं बेटा क्यों आ गई दोबारा से गरीबी। सबसे पहला इसका जो रीजन है, जब इन लोगों ने रिफॉर्म्स या फिर जो तुम्हारी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, उस पॉलिसी में इन लोगों ने क्या अपना लिया था,
दे अडॉप्टेड कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी। प्रोटेक्शन पॉलिसी का क्या मतलब हुआ, इन्होंने संरक्षण नीति को अपना लिया था। अब क्या होती है बेटा संरक्षण नीति, अब इन्होंने संरक्षण नीति किसके थ्रू अपनाई थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन नीति के थ्रू। अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग भाई क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए विदेशों से कोई सामान खरीदेंगे नहीं, इसकी जगह खुद अपनी कंट्री में बनाएंगे। अब क्या हर चीज खुद अपनी कंट्री में बना पाना पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। अब हम लोग अगर दूसरे देशों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो जो हम सामान दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, क्या दूसरी कंट्री हमसे खरीदेगी, बिल्कुल नहीं खरीदेगी। तो ये तो दो पक्षीय चीजें होती है ना, अगर हम आपको बेच रहे हैं तो दूसरे से खरीद रहे हैं, इस तरीके से काम चलता है। सोचो कि मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ आप लोगों से खरीद नहीं रहा हूँ और आप लोग मेरा सामान खरीद दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन मार्केट से कंपटीशन से बचाने के लिए ये कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू कर दी थी। लेकिन उसका बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट निकल करके आया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से उन लोगों ने क्या सोचा था कि मैं फॉरेन रिजर्व को बचा लूंगा, रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे एक्सपोर्ट भी कम हो गए, लोगों ने मुझसे भी खरीदना कम कर दिया। तो जिसकी वजह से जो मेरे को फॉरेन रिजर्व मिल रहा था विदेशों से जो आ रहा था वो भी कम हो गया मेरे पास में। तो एक तो रीजन ये हो गया कि जब मेरे पास में पैसे ही विदेशों से आने कम हो जाएंगे या फिर मेरी इनकम ही कम हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरे देश के अंदर तो गरीब बढ़ ही जाएंगे। इनकम जितनी ज्यादा उतने कम गरीब, जितनी कम इनकम उतने ही ज्यादा गरीब। अगला देखते हैं बेटा 1988 के बाद में जो हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी लागू करी थी उसके बाद हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जिस रेट पर मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए था उस रेट पर कभी भी इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं पाई। मेरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ का रेशियो था बेटा वो हमेशा 2 डिजिट से नीचे रहा, यानी कि 10 से नीचे रहा। और डेवलपमेंट के लिए मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ को 10 से ऊपर तो करना ही पड़ेगा। चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, जर्मनी को देख लो, इन लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है 22-24-36% के आसपास है, तभी जाकर के हम लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। अगला देखो 2011 के एक डेटा के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि इसकी जो पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बहुत कम थी। कैसे थे देखो, चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2011 में 9.5% के रेट से बढ़ रही थी, वहीं इंडिया 8.4 के रेट से बढ़ रही थी। और ये देखो अपना पाकिस्तान जो इनका था वो 2.6 अपना ही है, हमारा ही बेटा था नहीं, तो हमारे में से निकाला इसको, इसी वजह से अपना बोल रहे हैं, हम नहीं बोलना कि पाकिस्तान अपना नहीं है। तो ये देखो पाकिस्तान को 2.6 के रेट से इंक्रीज हो रहा था ये हमारा, और ये बहुत ज्यादा स्लो रेट था। जब इनकम ही हमारी कम रेट से बढ़ेगी तो पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी ना। लास्ट अगला देखते हैं हम लोग, फेल टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो क्या हुआ, इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए थे। जैसे कौन कौन से करे थे हम लोगों ने, कंसोलिडेशन वगैरह किया था, चकबंदी, हदबंदी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या ये नहरों की व्यवस्था कर दी थी, पानी। देखो पाकिस्तान जो है ना वो आज भी हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है उनके पास में बहुत ज्यादा, वो आज भी कारे मेगा पानी तो बरसाओं पर डिपेंडेंट है। कारे मेगा आएंगे, पानी बरसाएंगे, तब उनके पास में फसल होगी। एज अ रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर इंडिया में भी पहले हम लोग ऐसा ही था, वो लगान फिल्म का गाना था, कारे मेगा पानी तो बरसाओ। अब पानी अगर नहीं बरसा तो ड्रॉट आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। इंडिया भी पहले इसी तरीके की सिचुएशन से डील करता था, लेकिन अब इन्होंने अपने जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको काफी अच्छा कर दिया है। काफी हद तक इन लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। तो यहाँ पर चाइना इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कोई भी ला नहीं पाया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं ला पाया, तो फिर इकोनॉमी तो भाई ज्यादातर हिस्सा तो आज भी पाकिस्तान का खेती करता है। तो जब वहां पर सुधार नहीं है इसका मतलब क्या है, एज अ रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो इनकम भी कम, इनकम कम मतलब ज्यादा लोग गरीब। अगले पॉइंट को देखते हैं, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिजर्व। अब भैया जब घर में तो पैसा पैदा नहीं कर पा रहे तो सोचते हैं भैया बाहर से पैसा आ जाए, लेकिन ऐसी आतंकवादी कंट्री के पास में कौन अपना पैसा लगाना चाहेगा, कोई लगाना चाहेगा नहीं लगाना चाहेगा बेटा। तो यहाँ पर अदर कंट्रीज ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, कोई इनकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और जब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो तुम कहां से फॉरेन रिजर्व लेकर के आओगे। टोटल डिपेंडेंसी है इनकी अदर कंट्रीज के ऊपर, लेकिन अदर कंट्रीज से जब आपको सामान खरीदना है तो देना तो फॉरेन रिजर्व ही पड़ेगा, अब फॉरेन रिजर्व तो तुम्हारे पास में है नहीं। एज अ रिजल्ट बर्डन ऑफ लोन बढ़ता चला जा रहा है, इनकी इकोनॉमी जो है वो डेट ट्रैप में फंसती चली जा रही है, कि ऋण के जाल में फंसती चली जा रही है, जहां दे हैव टू टेक अ न्यू लोन टू फिनिश द ओल्डर अमाउंट ऑफ लोन। तो ये एक बहुत बेकार सिचुएशन होती है जो कि एक डेट ट्रैप में फंसाती जा रही है पाकिस्तानी इकोनॉमी को। फिर एक अगला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया।
कोई आता है, दूसरा उसके ऊपर शासन कर लेता है, दूसरा मिलिट्री रूल हुआ, फिर तीसरा की सरकार आई, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, जेल में चले गए। तो जब अपनी इकोनॉमी को आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दूर करोगे तभी तो आप डेवलपमेंट पाथ पर काम कर पाओगे। और यही लास्ट पॉइंट कह रहा है कि लेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन प्रोडक्शन सेक्टर, एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑन एजुकेशनल सेक्टर। इनमें से किसी भी सेक्टर के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर किया जाएगा उतना ही ज्यादा रिवर्ट बैक हम लोगों को मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन पाकिस्तान में कुछ मतलब नहीं है। फिर यही बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। एक टेररिज्म को भी जोड़ सकते हो बेटा आप लोग, कि ज्यादातर जो पैसा है इनका टेररिज्म एक्टिविटीज के ऊपर खर्च होता है, जिसकी वजह से ये लोग कहाँ लिख करते हैं सारा पैसा। जब तुम टेररिज्म में डाल दोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से करोगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा ये, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम तुम्हारा पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है बेटा। ये कुछ की पॉइंट्स है, अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लो बेटा, दैट विल श्योरली हेल्प यू आउट। तो चलो अभी एक की प्रॉब्लम्स या फिर मेजर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। अभी चाइना के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में की मेजर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि क्यों पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सबसे पीछे रह गई डेवलपमेंट फेज में। ईस्टर्न तीनों ही कंट्रीज ने हमारी जो पॉलिसीज है उनको साथ साथ में ही अपनाया, उसके बावजूद कि ये इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों रह गई। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। अभी भी इस बार भी प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है कि वो पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है उसको हम लोग अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं, तो उसके पीछे का क्या रीजन है। ये सारे के सारे रीजन उठा करके लिख दोगे, मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एक मेजर रीजन है बेटा। हम लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज पाकिस्तान में लॉन्च करी वो सारी की सारी पॉलिसीज को जीडीपी की ग्रोथ को ध्यान में रख करके कंसीडर करके किया था। लेकिन जो हम लोगों ने एम रखे थे उनमें से कोई भी एम हम लोग अचीव नहीं कर पाए। जितनी भी जीडीपी की ग्रोथ थी वो 2 पॉइंट से नीचे यानी कि 10 से नीचे ही रही, जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्री के लिए हमेशा जीडीपी की ग्रोथ को 2 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ही जीडीपी की ग्रोथ क्या रही, 2 डिजिट से नीचे रही, यानी कि 10 से नीचे रही, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाया। सेकेंड, इसके अंदर ये दोनों ही पॉइंट लगभग आसपास से मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है इकोनॉमी के अंदर। कभी कोई सरकार आती है तो कभी कोई सरकार आती है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा बेटा आप लोगों को कि यहाँ पर कोई भी सरकार आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 5 साल का जो समय होता है वही पूरा नहीं कर पाया। जब तक उनकी सरकार आती है रुकती है, उससे पहले मिलिट्री शासन लग जाता है। मिलिट्री शासन लगेगा, उसके बाद में कोई दूसरी सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी वो भी गिर जाएगी, फिर से मिलिट्री शासन आएगा। तो पहले परवेज मुशर्रफ आ गया, उसके बाद में अभी देखो इमरान खान आ गया, वो भी जेल में चला गया। तो ये चीजें लगातार लगी रहती हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ को चली जाती है। जो पैसा डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए वो मिलिट्री और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ठीक करने में लग जाता है, तो जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे चलता चला जा रहा है। पॉवर्टी इज अ मेजर इशू। रीजन क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जिस पॉपुलेशन के हिसाब से सरकार को खर्च करना चाहिए, सरकार वहां पर खर्च कर नहीं रही है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो अपनी सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ही लगे रहते हैं। जितने भी पीएम आते हैं ज्यादातर वो सब लोग तुम्हारे करप्शन के चार्जेस में अंदर हो जाते हैं, उनकी सरकार ही गिर जाती है। तो वो पॉवर्टी जो है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी इनकम का जो सोर्स है वो कम है, दैट्स व्हाई दे आर गैदरिंग अ प्रॉब्लम विद पॉवर्टी। अगला बात करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज। तो हम लोगों ने देख लिया कि पॉपुलेशन इंक्रीज तो सबसे मेजर रीजन होता है किसी भी इकोनॉमी या फिर किसी भी तरीके की समस्या के लिए। पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा बर्डन ऑन रिसोर्सेज बढ़ जाएगा। अब मान करके चलते हैं, पहले 10 लोग थे और मेरे पास में 10 चीजें थी, 10 चेयर्स थी यूज करने के लिए। अब एक एक आदमी उस 10 चेयर्स पे बैठ सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन हो गई 20 लेकिन चेयर्स है 10, तो अब क्या होगा, 10 ही आदमी तो बैठ सकते हैं, बाकी के 10 आदमी को उठने का वेट करेंगे। और फिर ऐसा करने से वो जो रिसोर्सेज है ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं और वो चेयर्स जल्दी से टूट जाएंगी। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताया बेटा। बर्डन ऑन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बार बार तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, एप्रिसिएशन बढ़ता चला जाता है। ये इसका एक मेजर रीजन बताओ। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, कोई भी बता सकता है, पाकिस्तान इज हाईली एंगेज्ड इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटी,
टेररिज्म एक्टिविटी, बहुत ही पुराने समय से टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर ये क्या है, मर्ज्ड है, जिसकी वजह से कोई अदर इकोनॉमी भी इसके साथ में अपने ट्रेड के जो रिलेशंस होते हैं वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई ऐसी कंट्री के साथ में कौन अपने रिलेशंस रखना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी इंडिया के अंदर जो बाइक्स 60,000 70,000 रुपए की मिलती है, वो बाइक्स पाकिस्तान में 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इस तरीके से मिलती है। रीजन क्या है, वहां पर क्या होता है, चीजों को बनाना पॉसिबल नहीं। वहां पर क्या होता है, बाहर से चीजों के पार्ट्स आते हैं और उनको असेंबल किया जाता है, तो उनको लाना फिर असेंबल करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेररिज्म होने की वजह से ये बहुत सारे देशों ने इनके साथ में ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। कोई भी इनके साथ में अपना ट्रेड नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से जब ट्रेड नहीं करोगे तो फॉरेन रिजर्व तुम्हारे पास में ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इन्होंने कोशिश भी करी है अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज के थ्रू तुम्हारी टेररिज्म एक्टिविटीज को ठीक करने के लिए, लेकिन ज्यादातर इनकी जो एजेंसीज होती है वो एजेंसीज ही इन टेररिज्म एक्टिविटीज में मिलती है हर बार। तो ये ध्यान रख लेना कि ये बहुत सारे की रीजंस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ हो ही नहीं पाया। तो बेटा अभी हम लोगों ने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों के बारे में ये जान लिया अच्छे तरीके से। नाउ दिस इज द टाइम टू कंपेयर ऑल 3 कंट्रीज। अब कंपैरिजन के लिए मेरे पास में एक डाटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। अभी आप लोग बोलोगे कि मैंने डेटा लिखा हुआ है 2017-18 का एंड नाउ इट्स गोइंग 2024 कि बैकवर्ड डेटा को याद करना जरूरी है क्या? तो बेटा मैं बोलूंगा डेटा याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए विच कंट्री इज फोरमोस्ट और विच कंट्री इज बैकवर्ड। तो आप लोगों को क्वेश्चन में देंगे वो डेटा कुछ ना कुछ देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको डेटा देंगे, 2017-18 का देंगे, 2024-25 का देंगे, वो डेटा आपको मिलेगा एग्जाम में और आपको उसी करंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, मेनली आप लोगों को जो चीज समझनी है वो ये चीज समझनी है कि आपको एक्सप्लेनेशन इस गिवन डेटा पर किस तरीके से करना है। तो अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन की, तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया जो है, ये पुराना डेटा है क्योंकि 17-18 का डेटा है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना को दिखा रहा है यहाँ पर, और सेकंड नंबर पर ये फर्स्ट है, ये है सेकंड, और ये है तुम्हारा थर्ड नंबर पर। ये ध्यान रखना बेटा, ये अच्छा कब होगा, लोअर इज ग्रेटर, यानी कि जितना कम है डेटा उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया इज सक्सीडिंग, सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है दैट इज इंडिया। 141 करोड़ की तुम्हारी क्या है पॉपुलेशन है इसकी, और इंडिया वाले किसी से पीछे थोड़ी है, इन्होंने चाइना को पीछे कर दिया। और अब चाइना जो है करंट सिचुएशन में, चाइना इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एज यूजुअल इट इज थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ध्यान रख लेना, डेटा में ये जरूरी है आप लोगों को समझना कि कौन सा कम अच्छा होगा और कौन सा ज्यादा होने पर अच्छा है। तो ये क्या है बेटा, लो होगा वो अच्छा है, लो जितना लो होगा उतना ज्यादा अच्छा है। सेकंड डेटा की बात करते हैं बेटा हम लोग, पॉपुलेशन इंक्रीज रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट ये भी सेम वही, जितने कम रेट पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी सेम आपका क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज रेट लोअर इज ग्रेटर, या फिर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा तो देखो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज रेट पर एनम यानी कि ईयरली 1.03 रेट, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.03% पर ईयर से बढ़ रही है। लेकिन चाइना, वहीं पर चाइना की जो बर्थ रेट है तो 0.46 है। अभी चाइना की जो 0.46 है ये कैसे इतनी कम हुई? चाइना हैज अडॉप्टेड इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। जब इसने अडॉप्ट की थी तब इसकी जो बर्थ रेट थी ये 1.39 के आसपास में थी, जिसको इन्होंने कम करते करते करंट डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 0.33 के आसपास उन्होंने कर लिया है। तो करंट डेटा की बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, जो ये डेटा दे रखा है इस डेटा की बात करते हैं हम लोग। इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ध्यान रखना, जितना जो कम है वो सबसे अच्छा। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आया? चाइना। सेकंड नंबर पर कौन आ गया तुम्हारा? इंडिया। एंड द थर्ड, ये यहाँ पर ये सबसे बेकार ये है तुम्हारा पाकिस्तान। जिस रेट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ध्यान रख लेना कि मोस्ट इंक्रीज पॉपुलेशन रेट कौन सी कंट्री की है, तो वो है बेटा तो पाकिस्तान की। जिस रेट से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है एक दिन ये इन दोनों को पीछे छोड़ देगी आपका। इसका ये मतलब हुआ, तो इसकी वजह से जितना ही कम होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया ने भी चाइना की तरह ही एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी 21 के आसपास में, हम दो हमारे दो। वो हम दो हमारे दो की पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं थी, जिसमें जबरदस्ती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर लोगों की नसबंदी की गई थी। लेकिन जबरदस्ती का सौदा कभी काम नहीं आता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा। नाउ इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी फ्लॉप पॉलिसीज में से एक हो सकती है, जिसके बारे में हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं। तो थर्ड वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब हुआ बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है
कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने लोग आपके रह रहे हैं। तो अगर ये भी बात करें तो ये भी आपका लोअर इज ग्रेटर, जितने कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि मेरे 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 148 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट की सिचुएशन कम है, कंजेशन कम है। तो यहाँ पर चाइना फिर से नंबर 1। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, पाकिस्तान इज ऑन नंबर 2। रीजन क्या है, एक्वायर्ड लैंड भी इनके पास में ज्यादा है और पॉपुलेशन इनके पास में कम है। चाइना नंबर 1 पर क्यों है, इनके पास में एक्वायर्ड लैंड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में एक्वायर्ड लैंड तो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पर है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया जो है वो यहाँ पर थर्ड नंबर पर सबसे पीछे क्यों है, तो इंडिया थर्ड नंबर पर सबसे पीछे इस वजह से है बेटा, क्योंकि इंडिया के पास में लैंड तो काफी है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे निकालते हैं हम लोग, ये टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो इंडिया इसी वजह से यहाँ पर सबसे पीछे आ गया। फिर अगर हम लोग बेटा बात करते हैं सेक्स रेशियो की, ये हमारा बताता है बेटा पर 1000 में फीमेल्स की संख्या को बताता है, 1000 लोगों में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फीमेल्स के बारे में बताता है। तो ये भी ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ना तो देखो तीनों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 1000 में से हम लोगों की फीमेल सबकी कम है, जबकि ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए, हाइयर इज ग्रेटर होता है। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा हाइयर होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ देखो तीनों ही कंट्रीज की स्थिति खराब है। तीनों ही कंट्रीज में देखो जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कौन है, सबसे सॉरी ये हाइयर इज ग्रेटर ना। तो हाँ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, चाइना की है। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि 1000 लोगों में 949 आपके क्या है, यहाँ पर लेडीज है, फीमेल्स है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया। थर्ड नंबर पर यहाँ इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, इसके पीछे का एक ही रीजन है, वो है मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में अंतर करना। आज भी हमारी इकोनॉमी में और बहुत सारी इकोनॉमीज के अंदर मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में अंतर किया जाता है, जिस अंतर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं अपने बेबी को, रखना ही नहीं पसंद करते। बहुत सारी बच्चियां जो है उनको मार दिया जाता है पेट के अंदर ही। तो जब उनको धरती पर आने ही नहीं दिया जाएगा तो उनका रेशियो कभी भी इस 1000 से ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। ये हमेशा यहाँ लड़के ज्यादा है और लड़के हमेशा क्या है, कम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान का रेशियो इंडिया से थोड़ा सा बेटर क्यों है बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन की जो इंक्रीज रेट है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो वो लोग अपनी आर्मी खड़ी कर रहे हैं पॉपुलेशन की, तो उनके पास में खूब रेशियो जो उनका ये सुधरता जा रहा है। लेकिन इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी जो है इस डेटा में सुधार आया है प्रेजेंट डेटा में, क्योंकि ये पुराना डेटा है, इसी वजह से अभी एक इंडिया के अंदर भी जिला ऐसा भी है जहां पर तुम्हारा इसकी रेशियो जो है वो 1000 से 1016 है, जिसमें फीमेल्स जो है वो तुम्हारी ज्यादा है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बेटा फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है बेटा तुम्हारा, ये प्रजनन दर को बताता है। प्रजनन दर का मतलब ये बेटा तुम्हारा लोअर इज ग्रेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब एक बात बताओ, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक जो लड़की है, जो एक तो बोलते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें कितने एवरेज बच्चों का जन्म दे सकती है। फॉर एग्जांपल एवरेज अगर हम बात करते हैं, 22 साल से लड़की की शादी हो गई, 23-25 साल तक शादी हुई, 30 से 40 साल तक बच्चे जो लड़कियां हैं वो मदर बन सकती है। तो उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ टाइम कितने बच्चे ऑन एवरेज लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो सबसे बेकार होता है, ध्यान रख लेना। तो ये नंबर पर आया थर्ड पर, ये इसका मतलब फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पर चाइना नंबर 1 पर आ जाता है क्योंकि इसने अपनी फर्टिलिटी रेट को कम कर दिया। और कैसे कम किया है, 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू इसने कंट्रोल कर दिया है। हालांकि ये 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी को 2015 में आकर के खत्म कर दिया है चाइना ने। अब स्पेशल परमिशन लेकर के वन चाइल्ड की पॉलिसी को विड्रॉ भी किया जा सकता है स्पेशल परमिशन के थ्रू। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है, इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी हाई। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट इट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट क्लियरली शोज द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लोग रूरल एरिया में ही रहेंगे तो देयर इज नो सच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो सच मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट वी कैन नॉट एबल टू इंक्रीज आवर इनकम। So urbanization is very necessary to increase our production as well as our income. तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अर्बनाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये देखो, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन हाइयर इज ग्रेटर, जो ज्यादा वो अच्छा।
तो यहाँ पर देखते हैं चाइना नंबर 1 पर आ गया बेटा, 59 जो है इसके परसेंट जो है अर्बनाइजेशन हो गया है, यानी कि इसका केवल 49% जो है वो तुम्हारा क्या है, रूरल एरिया में रह रहे हैं। सेकंड नंबर पर ये देखो, यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति इंडिया से अच्छी है, 37% ऑफ एरिया इज बीन अर्बनाइज्ड इंस्टेड ऑफ 34% ऑफ इंडियन। इंडिया में अभी 34% लोग क्या है तुम्हारे अर्बन सेक्टर में रहते हैं, बाकी के तुम्हारे 6% जो लोग हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, तुम्हारे रूरल एरियाज में रहते हैं, जो कि बैकवर्डनेस को शो करता है, जो कि हमारे लिए ड्रॉबैक भी है। फिर एक लास्ट हम लोगों का रह जाता है जीडीपी, या फिर हम लोग बात करते हैं हमारे देश की इकोनॉमिकल जीडीपी की ग्रोथ की। तो 1980 और 1990 में ये लगभग हम लोगों की पॉलिसी सेम सेम थी। उस समय भी देखो ये क्या होता है बेटा, आपका हाईवे इज बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ देखो बेटा कि चाइना नंबर 1 स्टार्टिंग से ही 10 पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट कंट्री, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होगी 2 डिजिट से ऊपर होना चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज आप लोग डेवलप नहीं हो पाओगे। तो नंबर 1 पर तुम्हारा कौन सा आ गया, देखो चाइना आ गया। यहाँ देखो पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है इंडिया से 6.3, और यहाँ इंडिया फिर से पीछे रह गया है इन तीनों की कंपैरिजन में। अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पर 2015 से 17 की जो कि रिसेंट डेटा की, तो यहाँ पर ये देखो इंडिया ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ रेट किस पर आ गई है, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट नंबर 1 पर आ गई, और ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर चाइना रह गया है, इसकी इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट स्लो हो गई है, और ये रह गया आपका थर्ड नंबर पर। इंडिया के करंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है कि इंडिया हैज नाउ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और बाय द एंड ऑफ 2025 ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगी, सक्सीडिंग जापान को छोड़ते हुए पीछे। तो ये ध्यान रखना है बेटा, जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। हम लोग क्या करते हैं बेटा, पाकिस्तान हमसे बेकार है, पाकिस्तान हमसे बेकार है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे। डेटा आपके सामने है बेटा, हम लोग कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है पाकिस्तान से। बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सक्सीड कर रहा है, बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। डेटा बोलता है बेटा, खाली कागजी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर डेटा बता रहा है कि बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सेक्टर्स इन वेयर पाकिस्तान इज सक्सीडिंग इंडिया, और ये क्वेश्चन आता है। इस चीज को अच्छे तरीके से देख लेना, ये यही सेक्टर आप लोग बता सकते हो, यहाँ पर इन्हीं सेक्टर्स में से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन कौन सा सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान इंडिया से आगे है। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टडी था, इसको अभी हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। तो बच्चों, तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ इसी कंपैरेटिव स्टडी को लेकर के, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक को ध्यान में रखते हुए तीनों ही कंट्रीज के बारे में हम लोगों को क्या करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा ऑलमोस्ट आप लोगों को गिवन होगा, यू डोंट नीड टू रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ डेटा। ज्यादातर एग्जाम्स में आपका डेटा आएगा, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द डेटा के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि विच कंट्री इज सक्सीडिंग इन दिस काइंड ऑफ डेटा। अगर अभी हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज नोन एज HDI। सो होता क्या है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सारी की सारी कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है, कुछ कंडीशंस को लेकर के, जो एक कंट्री के अंदर लोगों के रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सफिशिएंट होती है, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। जो इस कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, उतनी ही उस कंट्री के अंदर लाइफ स्टेबिलिटी बढ़िया होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, इनकम की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हर कंट्री का क्या हाल है, क्या हालात है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री किस रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ पर लाई कर रही है, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखने का बेटा, सबसे पहले HDI वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू जो होती है ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैरामीटर्स है यहाँ पर, इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकाली जाती हैं। इन वैल्यूज में जो हायर वैल्यू आएगी उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। इसका ध्यान रखना, रिलेशन रिवर्स है, जितनी हायर रैंक उतना ही जितना हायर वैल्यू उतनी ही कम रिलेशन। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ रैंक इसमें कितनी आई है, 87, यानी कि चाइना के पास में क्या है, 87 रैंक, यानी कि वहां की सुविधाएं ज्यादा अच्छी है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान एंड इंडिया।
अब ये देखो यही पाकिस्तान की जो रैंक है 154 है, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे दैट आर लेटिंग डाउन द पीपल टू रिसाइड इन द कंट्री। यहाँ अगर हम लोग बात करें ये 130 आगे रैंक इसकी वो इंडिया की, ये डेटा है बेटा हमारा 2019 का डेटा है, तो डेटा आप लोगों को गिवन होगा, तो उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। 130 यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ भी कौन ऊपर है, चाइना ऊपर है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर कौन आ गया, इंडिया आ गया, थर्ड नंबर पर तुम्हारा कौन आ गया, पाकिस्तान आ गया यहाँ पर। फिर अगर हम लोग बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द हायर नंबर ऑफ पुअर पीपल एंगेज इन अ कंट्री। अगर हम लोग बात करें बेटा पॉवर्टी लाइन की, तो अभी ये जो डेटा है ना, ये डेटा अभी तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पाकिस्तान आगे आ गया है। एक समय पर ऐसा होता था इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर पीपल वर रिसाइडिंग इनसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग गरीब थे वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का सारा हिस्सा जो था वो इंडिया के अंदर ही रह रहा था, यानी कि मान करके चले। तो अभी अगर हम लोग बात बोले तो अभी कुछ स्थिति हमारी सुधर रही है, यहाँ पर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा पॉवर्टी लाइन का। लेकिन चाइना के अंदर बहुत कम लोग पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, चाइना यहाँ भी नंबर 1। उसके बाद यहाँ इंडिया की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, सेकंड नंबर, पाकिस्तान एज यूजुअल थर्ड नंबर पर है ना। जितना ज्यादा परसेंटेज आपका पुअर पीपल है उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी के लिए बेकार है। रीजन क्या होता है बेटा, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ऑन पुअर पीपल बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग गरीब लोग होंगे उतना ही खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा उन लोगों की देख रेख पर, उन लोगों के रख रखाव पर। इसकी वजह से सरकार का जो पैसा डेवलपमेंट चीजों पर खर्च होना चाहिए था, दैट इज एंगेजिंग इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ पुअर पीपल ओनली। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा खराब होता है। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों की पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है। पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट इट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन अ कंट्री। अब ये बात करें यहाँ पर सबसे नंबर 1 देखो, जितनी ज्यादा होगी इनकम उतना ही तो अच्छा। तो ये देखो फिर से चाइना यहाँ पर नंबर 1 आ गया, $16,057 इनकी पर कैपिटा, यानी कि एक आदमी जो है $16,057 कमा रहा है वहां पर। और यही अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 6681 ये सेकंड नंबर पर फिर से आ गया यहाँ पर, 6681 आ गया यहाँ पर इसका US डॉलर। और यही अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो $5500 है, ये किसकी है, पाकिस्तान की। हालांकि अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है विद कंपैरिजन टू इंडिया। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, इट इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग टोटल जीडीपी बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ अगर हम लोग बात करें इंडिया की जीडीपी तो ज्यादा है एज वेल एज इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये प्रेजेंट टाइम में जो डेटा है ये इंडिया का कम है। इंडिया यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, पाकिस्तान यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जीडीपी ठीक ठाक है लेकिन इनकी पॉपुलेशन कम है। इसकी वजह से यहाँ पर इनका जो डेटा है वो पर कैपिटा इनकम का हमसे ज्यादा है। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ये थर्ड नंबर पर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बेटा, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इनसाइड द कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन, कितने साल तक एक आदमी जी रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द मेडिकल और क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ कंट्री, जिसके अंदर मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, उतना ही ज्यादा आप लोग ज्यादा साल तक जीवित रहोगे। ये देखो यहाँ देखो क्लियरली चाइना में तो 76-77 साल तक जिंदा रह रहे हैं, इसका मतलब नंबर 1 यहाँ पर भी ले गया कौन, चाइना। 69.7 इंडिया के अंदर कितने परसेंट कितनी एज है, 69.7 अप्रोक्सीमेटली 70 साल तक एवरेज लोग जीते हैं। यही पाकिस्तान में 67.3, ये फिर से आ गया नंबर 3 पर। एवरेज पाकिस्तान में 67 साल तक लोग जीवित रहते हैं। इसका मतलब क्लाइमेट कंडीशन खराब है, मेडिकल कंडीशन खराब है, इसकी वजह से ज्यादा एवरेज लाइफ स्टाइल को हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगला आ जाता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है बेटा, ये हमारे जो शिशु जो पैदा होते हैं, बिल्कुल उनके 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया उनमें से कितने बच्चे मर गए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जितने कम मरेंगे उतना ज्यादा अच्छा। दैट इज इंडिकेटिंग आवर मेडिकल फैसिलिटी। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तभी तो हम लोग बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। और अगर हमारी मेडिकल फैसिलिटी ही अच्छी नहीं हुई तो हम कहां से अपने बच्चों को मरने से बचा पाएंगे। तो सेम देखो यहाँ पर चाइना में 1000 बच्चों में गिनती पे एवरेज में 7.48 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन यही अगर मैं बात करूं बेटा इंडिया में 29.9%। इंडिया ने भी बहुत ज्यादा अचीव किया है इसको। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान फिर से यहाँ पर थर्ड आया है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, एवरेज है 57.2 पाकिस्तान। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं, वो बात है हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब हुआ,
बच्चा देते समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी होने वाली मृत्यु के बारे में बात की जा रही है। ये एवरेज 1 लाख बर्थ के ऊपर निकाला जाता है, लेकिन 1 लाख बर्थ में कितनी फीमेल्स जो थी वो बच्चा देते टाइम पर मर गई। अगर बच्चा देते टाइम पर फीमेल्स डिसीव कर रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मेडिकल कंडीशन फिर से बहुत ज्यादा खराब है। और इंडिया वर्ल्ड लेवल पर मेडिकल कंडीशन के लिए काफी अच्छा है, काफी फेमस है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो मेडिकल कंडीशन अच्छी होती है। चाइना इसी तरह से देखो क्या है, नंबर 1 पर है फिर से। और यहाँ पर देखो 133 रेट है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया। और फिर से यहाँ पर 1 लाख में 140 महिलाएं यहाँ पर पाकिस्तान में मर रही हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही कंट्रीज कुछ साथ साथ ही चल रही है। अगला हम लोग बेटा बात करते हैं मल न्यूट्रिशियस किड्स परसेंटेज। मल न्यूट्रिशियस का क्या मतलब होता है, ये हमारे कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं। कुपोषण का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जिन लोगों को पौष्टिक आहार न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती है और वो अपंग हो जाते हैं, या फिर उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्लो रेट से चलती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण बोलते हैं। तो ये परसेंटेज है, जितना कम होगा उतना अच्छा। कोई अच्छा तो है नहीं ना कि मल न्यूट्रिशियस रहना। तो ये देखो चाइना फिर से यहाँ पर कौन आ गया, नंबर 1। यहाँ देखो इंडिया फिर से आ गया तुम्हारा नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान में बेटर है थोड़ी सी कंडीशन। पाकिस्तान यहाँ पर नंबर 2 है 37.6 और इंडिया देखो 37.9 है। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी कंडीशन ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्कूल गोइंग किड्स, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। स्कूल गोइंग किड्स होते हैं यहाँ पे 15 साल से ऊपर के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो लोग तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर फिर से चाइना देखो फर्स्ट नंबर पर आया, ये देखो यहाँ पर तुम्हारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया, और यहाँ पर ये देखो थर्ड नंबर पर आ गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होते हैं तुम्हारी बहुत सारे तुम्हारी कुछ वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज के अकॉर्डिंग दिखाता है। देखो चाइना सब में इन तीनों कंट्रीज में ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो यहाँ पर 87 रैंक है इसका फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं। इसका मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जिन कंट्रीज के अंदर ये सुविधाएं और भी बहुत बेहतर होंगी, तो वो नंबर 1 पर होगी। ध्यान रख लेना, आप लोगों से कंपैरेटिव स्टडी ही पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आप लोगों को डेटा के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप पूछोगे कि एक्सप्लेन क्या करना है, तो मैंने जो आपको सारी चीजें बताई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया या फिर ज्यादा कब होगी, जब मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कब होगी, जब आपकी मेडिकल कंडीशन अच्छी होगी। आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब सरकार का खर्चा कम हो, क्योंकि पॉवर्टी लाइन ज्यादा होने का मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा है। यही चीजें आप लोगों को इसके कंपेरिजन में लिखनी पड़ती है। तो ये था हमारा एक पूरा शॉर्ट टॉपिक जिसके अंदर हम लोग ने पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंसिडर कर लिया।